एक इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए होता है? एक ऐसा घर जहां वो सुकून से रह सके, जहां सिर पर एक छत हो और परिवार के साथ हंसी खुशी के कुछ लम्हे बिताए जा सके। पर सोचिए, अगर वही घर अचानक एक डरावना मकान बन जाए, क्या हो अगर कुछ अनजान मेहमान या यूं कहे आत्माएं बिना आपकी इजाजत के आपके घर में दाखिल हो जाए? और क्या हो अगर आपका घर ही आपकी जिंदगी का एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस बन जाए? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही केस की जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था, और वो हॉन्टेड केस था स्मॉल फैमिली हॉन्टिंग। एक ऐसा केस जिसे दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन ने अपनी जिंदगी का मोस्ट हॉन्टेड एक्सपीरियंस माना। स्मॉल फैमिली की अनयूजुअल और स्कैरी स्टोरीज की शुरुआत हुई नेचुरल डिजास्टर से। ईयर 1972 में आई हरिकेन एग्नेस की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। अगस्त ईयर 1973 में स्मॉल फैमिली वेस्ट पिटसन पेंसिल्वेनिया के एक डुप्लेक्स मकान में शिफ्ट हुई, क्योंकि इससे ठीक एक साल पहले हरिकेन एग्नेस में उनका पुराना घर बुरी तरह तबाह हो चुका था। जैक और जेनेट स्मॉल अपनी दो बेटियों और जैक के बूढ़े माता पिता के साथ एक फ्रेश स्टार्ट की उम्मीद लेकर आए थे। जैक, जो कि नेवी में न्यूरोसाइटिक टेक्नीशियन रह चुके थे, अपने सारे सेविंग लगाकर इस मकान की मरम्मत और सजावट में जुट गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये घर पहले से ही किसी शैतानी सायों के कब्जे में था। धीरे धीरे घर में कुछ ऐसी चीजें होने लगी जो नॉर्मल नहीं थी, जैसे टूल्स और दूसरे सामान गायब होने लगे, बिजली के झटके, अचानक बल्ब फ्यूज हो जाना, कभी रेडियो अपने आप ऑन होना। कुछ ही दिनों में घर की हवा में सड़ी हुई लाशों और सल्फर जैसी बदबू आती थी। दीवारों से किसी के कान में फुसफुसाने जैसी आवाजें आती थी, और काले साए जो कि हॉलवे में तैरते दिखते, तो कभी बच्चों के कमरे में दरवाजे के पास खड़े मिलते। जेनेट को बार बार लगता जैसे कोई उनकी हरकत पर नजर रख रहा हो। बच्चे डर के मारे चीखते, मॉम हमारे कमरे में कोई है। और जैक को नींद में ऐसा एहसास होता जैसे कोई उनका दम घोट रहा हो। पर स्मॉल फैमिली ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि शायद ये न्यू हाउस स्ट्रेस है, शायद थकावट या उनका कोई वहम। लेकिन वो गलत थे। कुछ ही महीनों में ये इंसिडेंट्स और भी ज्यादा इंटेंस होने लगे। स्मॉल फैमिली की एक बेटी एक दिन सडनली स्टेयर से नीचे गिर गई, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। उनके पेट डॉग को किसी ने दीवार की ओर फेंका। कई बार रात के वक्त जेनेट को अचानक झटके लगते, जैसे किसी ने उन्हें बेड से खींचा हो। कभी बेड खुद ब खुद हिलने लगता, कभी दीवारों पर खरोच के निशान दिखने लगते। इन सब के बीच जेनेट ने ट्विन डॉटर्स को जन्म दिया। लेकिन स्मॉल फैमिली के साथ उसके बाद चीजें और भी ज्यादा ड्रेडफुल और टेरिबल होती गई। जैक और जेनेट दोनों ने बताया कि इनविजिबल डीमंस उनके साथ फिजिकली और यहाँ तक कि सेक्सुअली अजल्ट भी करते थे। एड वॉरेन के अकॉर्डिंग जैक पर यह हमला सुक्यूबस एंटिटी ने किया था। सुक्यूबस एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जिसमें एक फीमेल डीमन ह्यूमन मेल्स के साथ मिडनाइट सेड्यूक्शन और सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट करती है और उसे मार भी सकती है। उनकी बेटी डॉन को अपने बेडरूम में हॉरिंग फिगर्स दिखते थे, और उनकी छोटी बेटी कैरन भी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। इन सब के बावजूद स्मॉल फैमिली ने नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश की। जैक को अपनी जॉब में प्रमोशन मिला और वो अपनी डॉटर्स को सॉफ्टबॉल सिखाने लगे। वहीं जेनेट भी लोकल एंटी ड्रंक ड्राइविंग कैंपेन का पार्ट बन गई। लेकिन जैक का परिवार अभी भी उस डर और घर में होने वाली अनयूजुअल चीजों से बाहर नहीं आ पा रहा था। आखिरकार उन्होंने मदद के लिए उन लोगों से कांटेक्ट किया जो उस दौर के सबसे फेमस कंट्रोवर्शियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते थे, एड और लॉरेन वॉरेन। वॉरेन्स, जिन्हें आपने शायद द कॉन्जरिंग मूवीज में देखा हो, लेकिन स्मॉल फैमिली की कहानी उन फिल्मों से कई ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। So all of a sudden, I just happened to look over, like over here, and I saw this animal there. But I just went like this and just went like that. It was gone. It looked just like a puppy, like, you know what I mean, like one of these new puppies, like, you know, that was just born. एड और लॉरेन डिमोनोलॉजिस्ट थे। जब वह पहली बार स्मॉल रेजिडेंस पर पहुंचे तो उन्होंने इंस्टेंटली महसूस किया कि ये कोई नॉर्मल हॉन्टेड हाउस नहीं है। वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ ही साइटिक नर्स रोजमेरी फ्रू, जो एनर्जी सेंसिंग और स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट मानी जाती थी। इंटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद वॉरेंस ने दावा किया कि घर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग एंटिटीज मौजूद थी। एक बूढ़ी औरत की रेस्टलेस स्पिरिट, एक अग्रेसिव और ट्रबल्ड यंग लड़की की आत्मा, एक मेल स्पिरिट जिसकी मौत इसी घर में हुई थी, और सबसे खतरनाक एक एक्सट्रीमली पावरफुल डेमोनिक एंटिटी जो बाकी तीनों स्पिरिट को कंट्रोल करके स्मॉल फैमिली को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर कर रही थी। लॉरेन ने कहा, स्मॉल्स आर डेफिनेटली अंडर सुपरनैचुरल अटैक। दिस इज नॉट जस्ट अ हॉन्टिंग, इट्स अ सीज। वॉरेंस का मानना था कि यह डेमोनिक एंटिटी कई सालों से छुपी हुई थी, लेकिन जब स्मॉल फैमिली यहाँ रहने आई और घर में टीनेज गर्ल्स की इमोशनल और हार्मोन एनर्जी एक्टिवेट हुई तो एंटिटी जाग गई। वॉरेंस ने घर में करीब 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने प्रेयर्स की, लैटिन हिम्स बजाए, हॉली वाटर से क्लेंसिंग रिचुअल्स किए, लेकिन ये स्पिरिट्स काम डाउन होने की बजाय ज़्यादा वायलेंट होती चली गई। कभी फर्नीचर अपने आप हिलने लगते, कभी वॉल्स पर स्क्रैच दिखने लगे,
एड वॉरेन ने क्लाइम किया कि जैसे ही वो घर के अंदर गए उन्हें एकदम टेम्परेचर ड्रॉप फील हुआ और फिर उनकी आंखों के सामने एक डार्क मास, एक काली परछाई ग्रेजुअली फॉर्म होने लगी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, एक बार तो मिरर में एक मैसेज खुद उभर कर आया जिस पर लिखा था गेट आउट। अब ये क्लियर था कि ये केस नॉर्मल रिलीजियस इंटरवेंशन से कंट्रोल नहीं होगा। एड वॉरेन ने संपर्क किया एक वेटिकन अप्रूव्ड एक्सोर्सिस्ट फादर रॉबर्ट मैकेना, जो कि चर्च के गिने चुने ऑथोराइज्ड डेमोनोलॉजिस्ट में से एक थे। फादर मैकेना ने पहली बार जब घर में एग्जॉर्सिज्म किया, सीक्रेट रिचुअल्स पढ़े, हॉली इंसेंस जलाया, क्रूसीफिक्स के साथ पूरे घर का क्लींशिंग किया, वो अटेम्प्ट भी फेल हो गया। इंस्टेड ऑफ पीस घर में और ज़्यादा हॉरिंग घटनाएं होने लगी, शैडो और भी ज़्यादा दिखने लगे, वॉइस और ज़्यादा वायलेंट हो गई और जेनेट और जैक पर फिजिकली अटेम्प्ट और भी ज़्यादा इंस्टेंट हो गई। फैमिली अब जिस दर्द और डर से गुजर रही थी वो किसी इंसानी एक्सप्लेनेशन से बाहर था। जेनेट और जैक की बूढ़ी माँ मैरी दोनों के शरीर पर बाइट मार्क्स, डीप स्क्रैचेस और ब्रूजेस दिखाई देने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें नोच रही हो, काट रही हो, वो भी तब जब उनके आसपास कोई नहीं होता था। ये सब कुछ अब प्राइवेट नहीं रह गया था। जैसे इस डरावनी कहानी की भनक लोकल मीडिया को लगी, स्मॉल फैमिली का पीसफुल नेबरहुड अचानक एक मीडिया सर्कस में बदल गया। हर दिन कैमरा क्रूज, जर्नलिस्ट और क्रूजीज लोकल घर के सामने जमा हो जाते, बस इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई गोस्ट, कोई शेडो या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी लाइव देखने को मिल जाए। पर जैसे ही कैमरा ऑन होते घर शांत हो जाता, जैसे वो एंटिटी खुद को छुपा लेती हो। चर्च भी इस मामले को अब सीरियसली लेने लगा। कई लोकल प्रीस्ट ने स्मॉल हाउस का दौरा किया। एक प्रीस्ट तो 2 रात के लिए रुके भी घर में, लेकिन उनके सामने कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ। ना कोई आवाज, ना कोई स्क्रैच और ना ही कोई मूवमेंट, सब कुछ नॉर्मल। चर्च भी डिवाइडेड था, कुछ इसे हॉल्यूसिनेशन मानते थे और कुछ डेमोनिक ऑपरेशन। एड वॉरेन ने एक बार फिर से फादर रॉबर्ट मैकेना को बुलाया और उन्होंने 2 बार फिर से वेटिकन अप्रूव्ड एक्सोर्सिज्म रिचुअल्स परफॉर्म किए, लेकिन इस बार भी कोई असर नहीं हुआ। एंटिटी पहले से ज्यादा इल्यूसिव हो गई थी। आखिरी कोशिश के तौर पर तीसरा एक्सोर्सिज्म किया गया, जो वेटिकन सेक्शन नहीं था। इसमें कुछ लोकल प्रीस्ट और स्पिरिचुअल वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। काफ़ी इंस्टेंस रिचुअल्स हुए, प्रेयर्स, चैंटिंग, क्रूजेस और अनॉइंटिंग ऑयल्स का इस्तेमाल हुआ और ऐसा लगा कि इस बार शैतानी साया पीछे हटा था। घर में थोड़ी शांति महसूस हुई। कुछ हफ्तों तक कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं हुई, पर स्मॉल्स को क्या पता था कि ये शांति कुछ ही दिनों की थी। कुछ ही महीनों बाद वही घटनाएं फिर से शुरू हो गई। शोर, शेडो, फॉल्स स्मेल और जेनेट को फिर से वही डार्क प्रेसेस महसूस होने लगी। अब स्मॉल फैमिली पूरी तरीके से थक चुकी थी, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। और ईयर 1987 में उन्होंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ शायद नया घर, नई जगह शायद उनके इस हॉन्टेड एक्सपीरियंस को खत्म कर दे। लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सेम वॉइस, सेम शैडो फिगर्स अब उनके नए घर में भी महसूस होने लगे। अब ये क्लियर था, ये एंटिटी घर से नहीं बल्कि खुद स्मॉल फैमिली से जुड़ चुकी थी। फाइनली ईयर 1989 में आखिरी कोशिश की गई। इस बार चर्च अप्रूव्ड हाई लेवल एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया गया, जिसमें सीनियर क्लेरिगी मेंबर्स शामिल थे। ये रिचुअल्स पहले से कई ज़्यादा इंस्टेंट्स और स्पिरिचुअली फोर्टिफाइड था और इस बार पहली बार वो बुरा साया, ब्लैक स्पिरिट पूरी तरीके से हट गई और पूरी फैमिली को शांति मिल गई। स्मॉल फैमिली के लिए ये सिर्फ एक पैरानॉर्मल कहानी नहीं थी, ये काफ़ी सालों का इमोशनल हॉरर था जो उनके माइंड, बॉडी, सोल ने शायद बहुत बुरे तरीके से एक्सपीरियंस किया था। लेकिन हर कहानी के जैसे 2 पहलू होते हैं और स्मॉल फैमिली की कहानी में भी कुछ स्ट्रांगली स्केप्टिकल थे। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एट बफेलो के प्रोफेसर पॉल कर्ट्ज, जो उस समय के कमिटी फॉर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स ऑफ द पैरानॉर्मल के चेयरमैन थे, उन्होंने तो वॉरेंस की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठा दिए। कर्ट्ज ने कहा कि वॉरेंस ना तो ऑब्जेक्टिव थे और ना ही इम्पार्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स। स्मॉल की पूरी कहानी हॉक्स है, एक नाटक, एक घोस्ट स्टोरी। उनका मानना था कि शायद ये सब माया या भ्रम का नतीजा हो सकता है। उन्होंने तो यहाँ तक सजेस्ट किया कि स्मॉल फैमिली को अपना साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराना चाहिए। वैसे जैक स्मॉल ने एक लोकल न्यूज़पेपर को बताया कि उन्होंने ईयर 1983 में ब्रेन सर्जरी करवाई थी क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा था, जो शायद उनके बचपन के मेनिंजाइटिस बीमारी की वजह से था। अलेनटाउन के साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट गॉर्डन ने भी कहा, कई बार लोग अपने इमोशनल और पर्सनल टेंशन्स को एक्सप्लेन करने के लिए डिमोनोलॉजी का सहारा लेते हैं। वैसे इस केस पर यह 1991 में वार्नर ब्रोस की एक फिल्म बनी थी, द हॉन्टेड, जो खुद जेनेट की किताब पर बेस्ड थी। और अब 2025 में आ रही है कॉन्जरिंग यूनिवर्स की द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, जो इस केस से इंस्पायर्ड बताई जा रही है। वेल, क्या स्मॉल परिवार सच कह रहा था या ये सब सिर्फ उनके दिमाग का एक भ्रम था, एक इल्यूजन? वेल, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये सब आज तक एक पहेली ही रहा है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं द करंस फाइल की अगली कहानी में, तब तक अकेले मत सोइएगा।